Today's topic is centriole. ठीक है, यस्टरडे हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे, वैक्यूल एंड साइटोस्केलेटन. थोड़ा सा उसको रिपीट कर देती हूँ. वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, वी स्टोर वाटर एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द वेरियस ऑर्गेनेली. इसके बाद हमने साइटोस्केलेटन में हमने इसके मेन पार्ट्स देखे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. माइक्रोट्यूब्यूल का रोल है इसमें असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल. माइक्रोफिलामेंट्स का रोल है सेल मोशन में. ठीक है, एम से आपने याद रखना है. फिर उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट में आपने इसको देखना है कि सेल शेप में इसका रोल है. मैंने आपको डायग्राम से इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन का दी थी. अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रियोल. ठीक है, कल जब मैंने आपसे स्पिंडल की बात की थी कि स्पिंडल बनाने में स्पिंडल क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने एक डायग्राम कल दिखाई थी कि जैसे जिस माइटोसिस के टाइम पर या मियोसिस के टाइम पर एक प्लेट सी बन जाती है. ठीक है, चले मैं आपको वो अगेन शो कर देती हूँ. जैसे कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी बच्चों. यस मैम. ओके, आप अगर यहाँ पर ये देख रहे हैं तो ये स्पिंडल है. ठीक है, कि जिसमें माइटोसिस या मियोसिस के टाइम पर आपको पता है ना कि माइटोसिस के 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. प्रोफेज में ये सारी उसकी डबलिंग के लिए सारी सिंथेसिस की जाती है. मेटाफेज में इस तरीके से यहाँ एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड का एक धागे का एक ऐसे पूरा प्लेट्स बन जाती है और इसके ऊपर हमारे क्रोमोसोम्स आके अरेंज हो जाते हैं. एनाफेज में यहाँ से ये दो सेपरेट हो जाते हैं और टीलोफेज में एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं. ठीक, अब बेसिकली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं कि ये स्पिंडल की जितने भी थ्रेड्स हैं ये किस चीज से बनते हैं. तो इनके जो बनने की है सोर्स है, दैट इज दिस सेंट्रियोल. ठीक है, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि कल जब हमने ये पढ़ा था साइटोस्केलेटन में कि माइक्रोट्यूब्यूल आर हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पिंडल. ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ इसका जो मेन सोर्स है, इसके बनाने का मेन सोर्स, दीज आर दीज सेंट्रियोल. अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंट्रियोल खुद क्या चीज है, इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, तो सेंट्रियोल बेसिकली यूं इस तरीके से देख रहे हैं आप, एक ट्यूब्यूल का एक आपको एक पाइप सा, और ये भी खुद अगेन ये एक फुल एक गोल पाइप्स है और उसके अंदर अगेन थ्री ट्यूब्यूल्स आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं. ठीक है, ये इसमें क्या चीज है कि हर एक मतलब 9 माइक्रोट्यूब्यूल, अगर आप इसको यूं काउंट करके देखें ना, अगर चले मैं आपको इसमें से चले इस डायग्राम में ही क्लियर काउंट हो सकता है ताकि आपको अच्छा से नजर आ जाए. ये अगर आप इसको देख लें तो 1 2, हम यहाँ से शुरू करते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है, अब देखना ये 9 माइक्रो ट्यूब्यूल और हर एक में फिर आगे 3 3 3 3 फिर 3 फिर 3, इस तरीके से इनको आपको फिर से मैं काउंट करके, जहां से भी आप काउंट करेंगे तो ये 9 बनती है. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ठीक, ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल और इनमें से हर एक जो है उसमें आगे से अगेन 3 अगेन आगे इसमें आपको ट्यूब नजर आ रही हैं. ये ट्यूब आपस में जुड़ी हुई हैं. तो यूं ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल और ये आगे ना ऐसे ही आपस में ये मतलब 90 डिग्री के एंगल पर ये दो तरह की है, मतलब एक यूं इस तरीके से है और एक दूसरा इसमें राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल पे इसी जैसा ही एक और स्ट्रक्चर है. तो इसको हम कह रहे हैं सेंट्रियोल. और माइटोसिस के टाइम पर यही सेंट्रियोल दोनों सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और न्यूक्लियस के अपोजिट साइड्स पर चले जाते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के अपोजिट साइड्स पर जाने से क्या होता है कि उनसे वो जो आपने स्पिंडल देखा था उसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं और वो पूरी ये वाली पूरी प्लेट जनरेट होती है. अच्छा, इसी को ही अगर आप इस डायग्राम में देख लें तो देखें आपको इसमें से भी अच्छा नजर आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. देखिए 9 माइक्रोट्यूब्यूल और ये आपस में जुड़ी हुई हैं. इसी तरीके से इस डायग्राम में भी देखें ऐसे बड़ा अच्छा क्लियर सा नजर आ रहा है. ये एक 9 माइक्रोट्यूब्यूल की एक ऐसे आपस में जुड़ी हुई ये पूरा एक स्ट्रैंड सा है, गुच्छा सा है. अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं कि इनका रोल क्या है,
कहता है कि जितने भी एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, लोअर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब में ये वाली ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, ठीक है। एंड दे आर लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ, मतलब न्यूक्लियस के बाहर, सही, इनकी जो पोजीशन है दैट इज प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर, उसके करीब करीब पाया जाता है। इन क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच सेंट्रियोल, क्रॉस सेक्शन एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अगर मैं इसको यूं इस प्लेन पे काटूं, ठीक है, मैं चले हाईलाइट कर देती हूँ, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में काटूं तो ये इसका हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक। अगर मैं इसको यूं इस ऐसे डायरेक्शन में कटिंग करूंगी तो इट वुड बी क्रॉस सेक्शन, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है मेरी बात की? यस मैम, आ रही है। Okay. In cross section, each centriole consists of cylindrical array of 9 microtubules. तो देखिए ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, आपको इस डायग्राम में भी बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। आप इसको अगर काउंट कर लें, किसी भी एक जगह से शुरू कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। However, each of the 9 microtubule is further composed of 3 tubule, और इनमें से फिर हर एक जो है उसमें आगे 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। The two centrioles are usually placed at the right angle to the each. देखिए ना, दोनों जो हैं, ये आपने जो पिछली डायग्राम देखी थी वो कहते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं, समझ गया बात मेरी? अच्छा, अब अगर आप इसको, मैं इसी चीज को दोबारा से एक्सप्लेन करूं कि 90 डिग्री पे कैसे हैं। 90 डिग्री पे जिस तरह एक प्रॉपर एल शेप होती है ना, देखना आपको ऐसे ही प्रॉपर शेप नजर आ रही है एल, यानी कि दो जो होते हैं ये 90 डिग्री का एंगल आपस में यूं एक ऐसे होता है और एक उसमें से ऐसे दूसरी डायरेक्शन में ये पाया जाता है। तो दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर प्रेजेंट इन द राइट एंगल टू द ईच अदर, ठीक। ओके, जस्ट बिफोर अ सेल डिवीजन, जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम स्टार्ट होता है, यानी कि इसको आप माइटोसिस कहते हैं, सेंट्रियोल्स यूजुअली प्लेस, सेंट्रियोल डुप्लीकेट, ये दोनों डबल हो जाते हैं, एक से दो तादाद में हो जाते हैं, एंड वन पेयर, और दोनों में से एक जो है दे माइग्रेट टू द अपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के एक साइड पर और दूसरा दूसरी साइड पर मूव कर जाता है। द स्पिंडल देन फॉर्म्स बिटवीन, और फिर उसके बाद जो आपको मैंने वो प्लेट दिखाई है धागों वाली, स्पिंडल बन जाता है। दे आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते, यानी कि जो हमें आजकल प्लांट नजर आ रहे हैं, बड़े ट्रीज नजर आ रहे हैं, इनमें ये नहीं होते। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? It functions in cell division in location of furrowing during cell, मतलब जब टेलोफेज में दो सेल सेपरेट हो रहे होते हैं तो उसके दरमियान में एक जो क्लीवेज सेल बनती है, ठीक है, एक नीचे की तरफ, जो एक फरो का मतलब होता है नीचे की तरफ गहराई में, यानी कि जहां से फिर वो करते करते दोनों सेल सेपरेट हो जाते हैं, एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, दूसरा रोल इसका सीलिया बनाने में होता है। सीलिया के जो स्मॉल जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया या इस किस्म के बॉडीज में पाए जाते हैं, तो ये उनकी फॉर्मेशन में भी इनका काम होता है। अच्छा चलिए इसी चीज को हम दोबारा देख लेते हैं कि ये खुद क्या है। एरे होता है एक पूरा इकट्ठी सी चीज होना। 9 माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ी हुई है और उनमें से हर एक जो है वो 3 ट्यूब्यूल्स हैं, उनमें से हर एक के अंदर ये दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे प्रेजेंट होती हैं, और जस्ट बिफोर सेल डिवीजन दे डुप्लीकेट एंड each one pair migrate to the opposite side of the nucleus, तो फिर उसमें से स्पिंडल बनता है, and they are absent in the higher plant and their main role is in the formation of cilia and division of cell. Okay, clear है सबको सेंट्रियोल? यस मैम। कोई बात ऐसी जो अभी तक समझ नहीं आई, कोई कंफ्यूजिंग कोई ऐसी चीज नहीं? No, ma'am. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नेम है बिकॉज इट इज कॉल्ड पावर हाउसेस ऑफ द सेल, यानी कि जो जितनी भी सेल पावर जनरेट कर रहा है, पावर जनरेट करने के लिए जा रहे हैं ना कि फूड जो भी हम खाते हैं वो ब्लड के साथ हमारे हर एक सेल तक जाता है, तो हमारे वो सेल्स उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें से, यानी जो भी ऑर्गेनिक फूड हम खाते हैं उसमें से उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपीज में, यानी कि एटीपी होता है ना एनर्जी पैकेट्स ऑफ द सेल, तो जब भी हमको काम कर रहे होते हैं तो वही एटीपी के एनर्जी मॉलिक्यूल हम उनको इस्तेमाल कर सकते होते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि इनका बेसिक जो रोल होता है, दे आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल, क्योंकि ये फूड से वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके हमें प्रोवाइड करते हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ठीक
ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसका इसी बुक में से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यूं ही एक तरह से ना ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। एक अंदर वाली मेम्ब्रेन है और एक जो एक बाहर वाली है, और जो अंदर वाली है यूं ये आपस में यूं देखें, आपको अंदर से यूं जिग जैग की फॉर्म में यूं नजर आ रही है इनर मेम्ब्रेन। ये आपस में ऐसे ना फोल्ड्स हैं। तो ये जो फोल्ड्स हैं इसको नाम दिया गया है क्रिस्टी। पीछे आपने जब गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, तो वहां पर वो सिस्टर्नी थे, ठीक है। यहाँ पर ये इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। फिर इसका जो यूं जो लिक्विड मटेरियल है आउटसाइड दिस इनर मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। इनर कंपार्टमेंटल, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। एक आउटर कंपार्टमेंट है और एक इसका इनर कंपार्टमेंट है, ठीक है। जो इनर वाला एरिया है इसको आपने मैट्रिक्स कहा। फिर इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल। मतलब इसी एरिया को आप अगर सही ओपन करके देखिए, मैग्नीफाई करके, तो यूं ये नॉब लाइक बटन की तरह एक ऐसी कोई चीज नजर आ रही है आपको, तो इसको हमने कहा F1 पार्टिकल। ये इसकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये इसका हो गया आउटर कंपार्टमेंट, जो ये आपको ये आउटर वाला एरिया नजर आ रहा है, ठीक। फिर इसी तरीके से ये जो अंदर की तरफ फोल्ड हुई पड़ी है इनर मेम्ब्रेन, तो ये खुद इनर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन के जो फिर अंदर वाला सारा एरिया नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इनर कंपार्टमेंट, ठीक। डायग्राम क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको हम देखें तो दे अपीयर टू बी वेसिकल्स, रॉड और फिलामेंट। मतलब ये रॉड की तरह नजर आ सकते हैं, फिलामेंट की तरह या वेसिकल्स की तरह। अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर हम इसको मजीद अच्छे किसी माइक्रोस्कोप से, मतलब इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा इसमें से उसके अच्छे तरीके से मैग्नीफाई कर सकता है, तो दे अपीयर टू बी दे हैव कम्प्लेक्स, थोड़ी सी इनकी ना मॉर्फोलॉजी हमें सही अच्छी नजर आ सकती है अंदर से। इनका नंबर, शेप एंड इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी करता रहता है क्योंकि सेल्स के हिसाब से। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का एक जो चीज कॉमन है कि इनकी दे हैव टू मेम्ब्रेन, वन आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इन फोल्डिंग इनटू द इनर सरफेस कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहता है कि इसकी दो मेम्ब्रेन है, आउटर आपने देख ली डायग्राम में, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग बना देती है, आप यहाँ पर यूं देख रहे हैं, ठीक है। और जब ये फोल्डिंग बनाती है तो इसका अंदर वाला जो मटेरियल है दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा, इन फोल्ड्स को हमने नाम क्या दिया? क्रिस्टी, ठीक है। आपने ये बात ध्यान में रखना है कि इसके इन फोल्ड्स को हमने नाम दिया क्रिस्टी। द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द अदर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल की दूसरी ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन होती है इसका स्ट्रक्चर भी उसी जैसा होता है। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखें तो इसके अंदर भी डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। डीएनए इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एज वेल एज राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि डीएनए ना सिर्फ न्यूक्लियस के बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। इस वजह से चूंकि अब डीएनए इसके अंदर है, राइबोसोम्स भी इसके अंदर है, तो इट मीन्स कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका रोल है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। सो इट इंडिकेट्स दैट सम प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन देम। जहां राइबोसोम्स होंगे इट मीन्स कि वहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। और चूंकि डीएनए है और डीएनए चूंकि खुद डिवाइड कर सकता होता है, नंबर ज़ाहिर है ना, आपको पता है कि डीएनए डुप्लीकेट होता है तभी एक सेल एक से दो नंबर में डिवाइड हो जाता है। इसी वजह से ये जो ऑर्गेनेली है ये भी डुप्लीकेट हो सकती है, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट यानी कि सेल्फ डिवाइडिंग कैपेबिलिटी है इसमें। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम इसकी ना डायग्राम इंटरनेट से दो चार और देख लेते हैं ताकि आपके लिए इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर सारी क्लियर हो जाए। मैम जी मैम, ये जो पीछे बैक है आपने नहीं पढ़ाया, बेटा, राइबोसोम से आगे नहीं पढ़ना। जी ये सिलेबस में फिलहाल नहीं है ना, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स। गोल्जी ऑपरेटर भी नहीं है? गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ा है हमने? नो मैम, कल तो लाइट नहीं थी शायद। अच्छा नहीं अच्छा, ऐसा है आपने थी सिलेबस में इस लेक्चर में गोल्जी ऑपरेटर्स हमने पढ़ा था, हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, इसमें से हमने कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ पेरोक्सिसोम्स और ग्लाई, वो मैं आपको ना लेक्चर शेयर कर दूंगी, ठीक है। कल हमने क्लास ली थी, कल भी ली थी, परसों भी ली थी, क्लासेस डेली हो रही हैं, ठीक है। जो एक जी स्टूडेंट एक भी होता है तो मैं लेक्चर डिलीवर करके उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, और वो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आपको आज ही ना सारे लेक्चर फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं। अच्छा, ये अब माइटोकॉन्ड्रिया का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसकी
इनर मेम्ब्रेन है, ये देख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर, ये इनर मेम्ब्रेन, यूं इस तरीके से ये अंदर की तरफ फोल्डेड फॉर्म में हुआ है, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी है, ठीक है, इसमें राइबोसोम्स भी हैं, और ये इंटर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान का जो एरिया है, स्पेस है, ठीक है, और ये इसका मैट्रिक्स भी है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मतलब जिसको आप लिक्विड को कह रहे हैं मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि F1 पार्टिकल्स किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, वो हमें इस डायग्राम में इतने क्लियर नजर नहीं आ रहे, हम दूसरी डायग्राम में देख लेते हैं। आपको इस डायग्राम में भी ये सारे चीजें नजर आ रही हैं कि जो आपने अभी पिछली डायग्राम में देखे। देखिए इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहा, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक। ये इस तरीके से आपको ये सारी डायग्राम समझ आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके, दैट्स गुड। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर वो कहता है कि नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड F1 पार्टिकल, ठीक है। अभी हम यहाँ पर ये नजर नहीं आ रहा, हमारी अपनी बुक में है ये चीज, हम वहीं से देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज सम नॉब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज F1 पार्टिकल। ये वाले देखना आप इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, यहाँ पर तो हमें क्लियर नजर नहीं आती, लेकिन जब हम इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये F1 पार्टिकल ये नजर आ रहे हैं, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है बटन की तरह। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स इन इट अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, कोएंजाइम्स। देखिए ना, इतने फूड से एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है एटीपी में, तो फूड की पहले ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स भी होने चाहिए, कोएंजाइम्स भी होने चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी वो ब्रेकडाउन करे, ठीक है। एक मतलब ये इतने सीरीज वाइज स्टेप वाइज प्रोसेस होते हैं, हर एक स्टेप का अपना एंजाइम होता है, ठीक। तो ज़ाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में तादाद में एंजाइम्स होंगे, साल्ट्स भी होंगे, विच हेल्प इन सेवरल वाइटल मीन इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कौन से? लाइक क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से, देखिए ना एरोबिक का वर्ड ऑक्सीजन के लिए होता है कि सांस लेने का वो अमल जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड की ब्रेकडाउन, फिर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कि पीछे आपने जब फैटी एसिड, जब लिपिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने देखा था ना उसमें ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स थे। तो जब हम कोई लिपिड्स वगैरह का फूड हमारे ब्लड में से इनमें आता है तो ये उसकी ब्रेकडाउन, लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है इनटू द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फिर फैटी एसिड को भी फर्दर मेटाबोलाइज किया जाता है, यानी कि इसको तोड़ा भी जाता है और फिर उसे नए मॉलिक्यूल भी बनाया जाता है। तो ये सब काम कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसका ये वाला सारा ये जो आपने देखा है मैट्रिक्स वाला एरिया, ये वाला आप देख रहे हैं इनर कंपार्टमेंट, तो ये जो सारा एरिया है ये वाला माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का एरिया कहलाता है। एज a result of these metabolic processes, the energy extracted from the organic food यानी कि जो भी हम मतलब केमिकल्स के अलावा जो हम अपनी फूड में सुबह दोपहर शाम जो भी हम अपना खुराक खाते हैं, फूड खाते हैं, तो उसमें से जो उसके अंदर मौजूद एनर्जी होती है इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपीज, ठीक है। ये एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर आपने देखा था, आपने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें इसके मॉलिक्यूल एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपने देखा था। एंड द एटीपी देन प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स ऑन डिमांड, यानी कि जब भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की प्रोविजन मतलब इंस्टेंट एनर्जी हमें ये वाले एटीपी के मॉलिक्यूल ये टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं। The size and the number of mitochondria varies and depend on the physiological activity of the cell। मतलब कि उस सेल की एक्टिविटी क्या ज्यादा होती है, क्या कम होती है। उस सेल की एक्टिविटी मतलब ना ज़ाहिर है आपको पता है हर एक बॉडी पार्ट्स के हमारे सेल की अपना डिफरेंट रोल है। कुछ हमारे सेल्स की, जैसे आप मसल्स देख लें, हैवी एक्टिविटी करना है, भागना है, दौड़ना है, ठीक है। जैसे अंदर के हमारे स्टमक के भी सेल्स हैं, उनका ऐसा नहीं कि जब हम खाते हैं तो उनकी एक्टिविटी तेज हो जाती है। हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट सेल्स की मूवमेंट हर टाइम हो रही होती है। तो इस तरीके से कि जो हमारे कुछ मतलब सेल्स की जो टाइप है उस पर हम बेस करके ये बताते होते हैं कि हमारे सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे या ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर अगेन फंक्शंस बताए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी, ये वही बात रिपीट की गई है, फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जो भी हम फूड खा रहे हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो,
लिपिड्स हों, ठीक है, विटामिन हों, ये उनसे फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है एंड कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। कैसे? क्योंकि इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स, ठीक है, ये आपके बीसी टॉपिक में हमने पढ़ा। दिस एनर्जी इज यूज फॉर द वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, यानी कि सेल की दूसरे तमाम कामों में इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। द स्पेंड एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ एडीपी, अब देखिए ना एटीपी जब टूटेगा, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है, जब ये ब्रेक डाउन होगा, एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा पीछे? एडिनोसिन डाई, यानी कि इसमें 2 फॉस्फेट्स पीछे रह जाएंगे। इज जनरेटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द एटीपी, अब दोबारा से इस एडीपी के अंदर एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी। ठीक होगी बात? ये बात समझ आई है सबको या नहीं आई? हाँ जी है मैम। आ गई है सबको? किसी को अगर समझ नहीं आई तो अभी बता दें। हाँ मैम आ गई। आ गई, ओके। सो देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज देयरफॉर डिस्क्राइब्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब ये बात ये है कि क्यों कहा जाता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये हमारे मतलब ये इसी 4 लाइन में यहाँ से लिखा हुआ है, क्योंकि इट एक्सट्रैक्ट्स द एनर्जी फ्रॉम द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फूड, आपके फूड कंपोनेंट है ना, हम तो फूड में एट अ टाइम कार्बोहाइड्रेट्स भी खा रहे होते हैं, साथ में अगर दाल खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, वो प्रोटीन्स भी खा रहे हैं, उसमें ऑयल का भी पार्ट होता है, ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें मिलकर ऑर्गेनिक फूड है। तो ये हम जब फूड खाते हैं तो उसकी ब्रेक डाउन से हमें ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करके देते हैं, तो एटीपी इस्तेमाल होता है वाइल जब भी हमें कोई एक्टिविटी करनी होती है, हमारे डिमांड पर ये एटीपी तो टूटता है और हमें एनर्जी सप्लाई करता है। तो पीछे बन जाता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो उस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में फिर फॉस्फेट का ऐड करना भी इसी माइटोकॉन्ड्रिया का ही रोल है, यानी कि एडीपी को फिर से एटीपी में कन्वर्ट करना भी रोल इसी का है। दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये दोनों टॉपिक्स क्लियर है बच्चों? यस मैम। अच्छा Yes मैम। अच्छा, आइंदा आपने ऐसे करना है कि हम जो टॉपिक पढ़ा करेंगे आपने वन टाइम उसको जरूर लिख के मुझे उसकी पिक्चर्स बनाकर सेंड करनी है, ठीक है? Yes मैम। आपने Yes, ma'am. आपने याद करके उसको एक दफा लिख के मुझे सेंड करनी है, ठीक है? और फिर जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं इसका आपसे ओरल टेस्ट लूंगी इसी तरह की मीटिंग में। ओके Yes मैम। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात Yes. होगी। मैं आपके ना रिटर्न, फिर आपके उस रिटर्न का मैं वेट करूंगी। याद करके आपने मुझे लिख के सेंड करना है पिक्चर्स, और ग्रुप में सेंड करनी है, ग्रुप में इंशाल्लाह। हम आज का नहीं ना, सिर्फ 2 टॉपिक्स। हाँ जी, आज का जितना भी हम डेली पढ़ा करेंगे वो आपने डेली सारा याद करके वो सारा आपने एक दफा लिखना होगा। जो नहीं लिखेगा फिर वो नंबर मैं बढ़ा दूंगी, आपको पता है ना, मैं फिर वो नंबर ज्यादा कर देती हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, प्लास्टिड्स वाला और उसके बाद न्यूक्लियस वाला, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।